बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो फ़िलहाल ये पीछे यानी पास्ट में कंपनी से जुड़ा हुआ था या फिर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति कंपनी से जुड़ा हुआ है या किसी तरीके से कंपनी के जानकारी, कैसी जानकारी, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जिससे कंपनी के शेयर्स के प्राइस पे फ़र्क पड़ता है। प्राइवेट यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक में नहीं है, अभी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तक जिस बंदे का एक्सेस है, ठीक है, और वो उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कुछ बेनिफिट उठाना चाहते हैं। बेटा किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है? कंपनी के कोई फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं उसका कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई राइट्स इशू करने वाले हैं, बोनस इशू करने वाले हैं, कोई मर्जर होने वाला है, यानी अंदर की जानकारी का इस्तेमाल करता है कोई बंदा, या तो उस कंपनी का एम्प्लॉय हो, उससे जुड़ा हो, या किसी व्यक्ति से जुड़ा हो जो उस कंपनी से जुड़ा है। यानी कंपनी के एम्प्लॉय का रिश्तेदार भी इनसाइडर ट्रेडर हो सकता है। वो प्रॉपर उसकी कैटेगरीज हैं कि कौन कौन हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी इनसाइडर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के डायरेक्टर हों, मर्चेंट बैंकर हों, रजिस्ट्रार हों, ब्रोकर हों, ऑडिटर हों। सेकेंडरी क्या होते हैं? डीलर, एजेंट, बाकी एम्प्लॉयज़ होते हैं। और वो क्या होते हैं? और कुछ होते हैं अदर, यानी ना वो डायरेक्टर हैं ना वो एम्प्लॉयज़ है, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस है, उनको पता चल जाता है कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। इसका फ़ायदा कैसे उठा सकता है कोई इस इन्फॉर्मेशन का, कि अगर आपको बाकी लोगों से यानी आम जनता से पहले कोई जानकारी पता है तो उसके हिसाब से आप शेयर को ख़रीद लोगे या बेच दोगे, जिस तरह से आपको फ़ायदा होगा। बेटा इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है। सेबी ने साफ साफ इसके रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी क्रिमिनल केस चलेगा ऐसे बंदे पे जो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के अधिकार के खिलाफ है, इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कौन पर्सन्स हो सकते हैं जो कनेक्टेड पर्सन्स हो सकते हैं? कौन किस तरह से? देखिए, कोई एम्प्लॉय है, उसका इमीडिएट रिलेटिव हो, कोई होल्डिंग कंपनी हो, कोई इंटरमीडिएरी हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, कोई स्टॉक एक्सचेंज का बंदा है जिसको सारी जानकारी है, कोई बैंकर है, ये सब कनेक्टेड पर्सन्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन यानी कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन किसी को बताना, पब्लिश करना, किसी को बता देना, क्या होता है? इलीगल काम होता है, ठीक है। कोई भी बंदा जो ऐसे जुड़ा हुआ है कंपनी से, अब देखिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ तो होंगे ही ना, लेकिन गलत काम कहाँ पे होगा? अगर वो ऐसी जानकारी जो उनके पास है जो पब्लिक में नहीं है, और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी इनसाइडर को ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती स्टॉक एक्सचेंज पे जब उनके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो इस तरह से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। कंपनी के कोई भी ट्रेडिंग प्लान्स वगैरह की जानकारी वो नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपनी के कोई भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको एक तरह से उनको क्या करना होता है? पब्लिश करना होता है अपनी वेबसाइट पे कोड ऑफ कंडक्ट प्रोसीजर की अनपब्लिश इन्फॉर्मेशन अगर कोई डिस्क्लोज करता है तो वो उसके खिलाफ क्या एक्शंस लेंगे और क्या होगा। अब हम एक बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, कि क्या फैक्टर है जिससे इंडिया का मार्केट बढ़ा और क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट बैंक का, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आए, IFCI, IDBI, SFC, LIC, UTI, इनसे हमारे कैपिटल मार्केट की ग्रोथ हुई। दूसरा, लेजिस्लेटिव मेजर्स, कई तरह के एक्ट्स, रूल रेगुलेशन बनाए गए जिससे हमारा स्टॉक मार्केट की हेल्दी ग्रोथ हुई, कैपिटल मार्केट की। अंडर राइटिंग बिजनेस बहुत हमारे यहाँ पे बढ़ गया है, पहले से अंडर राइटिंग बिजनेस क्या है, बढ़ रहा है बहुत, जिससे हमारे स्टॉक एक्सचेंज को बहुत बूस्ट मिलते हैं। सेबी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, 1992 में इसको प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश किया गया था। पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, पब्लिक, छोटे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ को क्रेडिट रेटिंग देती है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। अगर आपको पता है अच्छी क्रेडिट रेटिंग है तो आप उसको खरीदना चाहोगे, आपको ये ना पता हो कि अच्छा है बुरा है तो कैसे। तो क्रेडिट रेटिंग भी क्या करती है? हेल्दी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारियाँ बढ़ती जा रही हैं। इतनी तरह के न्यूज़पेपर हैं, जर्नल है, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टुडे, फॉर्चून इंडिया, तरह तरह की जानकारी है। न्यूज़ चैनल है जहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये 7 फैक्टर्स हमने बात की जो इंडियन कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्या डिफेक्ट्स हैं? मैनेजमेंट बड़ी कमज़ोर है हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की, इंटीग्रेशन नहीं है। 23 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में जो देश भर में फैली हुई, कुछ रीजनल हैं, कुछ नेशनल हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड शेयर्स, 2 तरह के शेयर्स है, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी अजीब, यानी कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें।
इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को उनकी कंप्लेंट्स को कई बार ध्यान से नहीं सुना जाता या देर से सुना जाता है, तो उन्हें नुकसान हो जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस UTI, LIC, GIC, ICICI और कुछ 4-5 बड़े जो प्लेयर्स हैं, ये ज़्यादातर हिस्सा हमारा स्टॉक मार्केट का इनके हाथ में है। लिक्विडिटी हमारे यहाँ पे कम है। कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स ही हैं जो लगातार खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो बहुत कम खरीदे जाते हैं, यानी पुअर लिक्विडिटी से सफ़र करते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग स्टॉक्स हमारे यहाँ पे कम है। ये भी हमारे मार्केट की एक प्रॉब्लम है कि जो शेयर और डिबेंचर सेल के लिए ऑफर किए जाते हैं, टोटल स्टॉक का बहुत छोटा पोर्शन होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कई तरह के रिफॉर्म्स भी आए हैं। एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे स्टॉक मार्केट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या रिफॉर्म्स आए, तो आप क्या बताओगे? डिपॉजिटरीज एक्ट आई थी हमारे यहाँ पर 1996 में। सेबी 1997 में रेगुलेशंस आई थी सेबी की, जो बहुत हेल्प करती हैं। सेटलमेंट पीरियड को हमारे यहाँ पे कम कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को अब हमारे यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स करना अलाउड है। कंपनीज अपने शेयर को बाय बैक कर सकते हैं। डीमटेरियलाइजेशन शुरू हो गया। डीमटेरियलाइजेशन के रूल्स बड़े ही प्रॉपर बनाए गए हैं। जून 2000 से डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड शुरू किया गया है 1 अक्टूबर 2001 से। ठीक है, जो शॉर्ट सेलिंग पर रिस्ट्रिक्शंस थे उनको जुलाई 2001 से विड्रॉ कर लिया गया, यानी वापस ले लिया गया है। इस तरह की कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए जिससे हमारे मार्केट को हेल्प मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कैसे ग्रो कर रहा है, क्या फैक्टर्स हैं जिससे ग्रो कर रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं और आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं। तो आपको अपने एक सजेशंस का आंसर प्रिपेयर करके रखना है कि कैसे हम स्टॉक मार्केट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए उनको ट्रेनिंग करा सकते हो, ऑनलाइन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे, सेटलमेंट पीरियड मिनिमम हो, उनकी कंप्लेंट्स को जल्दी सुना जाए, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो, रेगुलेशन ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हों, फाइन्स वगैरह ज़्यादा हों। चैप्टर के एंड में आपको 2 तरह की कमेटीज़ की रिकमेंडेशन दी है। आपको एक जनरल आंसर प्रिपेयर करना है कि किस तरह से गवर्नमेंट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकती है, स्टैम्प ड्यूटी को कम कर सकती है, रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाने, कंपनीज़ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, लेकिन इन्वेस्टर्स को मौका मिले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपनली पार्टिसिपेट कर पाएँ। ये हमारा चैप्टर था।